और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रही नीट यूजी की काउंसलिंग अगले आदेश तक की गई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर कल होगी सुनवाई। केंद्र पहले ही इस मुद्दे पर अपना हलफनामा कर चुका है दाखिल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकार से समृद्धि तक कार्यक्रम में हुए शामिल। 102 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया सम्मेलन। अमित शाह ने कहा, सहकार के सहयोग से एथेनॉल और मक्के की खेती करने वाले किसानों के हित में लिया गया निर्णय। तमिलनाडु में बसपा अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद निशाने पर आई राज्य सरकार। भाजपा बसपा सहित विपक्षी दलों ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर डीएमके सरकार को घेरा। दिल्ली आबकारी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू अदालत ने न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक बढ़ाया। पिछले साल 26 मार्च को किया गया था गिरफ्तार। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 12 जुलाई को विश्वास मत करेंगे हासिल। सीपीएम यूएमएल के समर्थन वापस लेने के बाद अल्पमत में आई सरकार। भारतीय क्रिकेट टीम के जिम्बाब्वे दौरे की आज से होगी शुरुआत। हरारे में होगा 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला। शुभमन गिल की कप्तानी में युवा भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी आगाज। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 2024 के नीट यूजी परीक्षा में पास विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेजों में नामांकन कराने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 6 जुलाई से होने वाली नीट यूजी परीक्षा की काउंसलिंग को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। पहले जारी कैलेंडर के मुताबिक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा 6 जुलाई से काउंसलिंग होनी थी, जिसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा 2024 शुरू से ही सुर्खियों में बना हुआ है। एनटीए द्वारा 5 मई को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद विवाद शुरू हो गया। कई सेंटर्स से पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 जून को नीट यूजी की री एग्ज़ाम कराया गया, जिसमें 1563 छात्रों में से केवल 813 छात्रों ने री एग्ज़ाम दिया। इसके साथ ही नीट यूजी 2024 में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। अब छात्रों को काउंसलिंग का इंतजार है। इस बीच नीट यूजी परीक्षा देने वाले कई छात्रों ने इसे रद्द करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 को लेकर एक एफिडेविट दायर किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरी परीक्षा रद्द करना लाखों ईमानदार छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी, जिन्होंने यह परीक्षा अपनी मेहनत के साथ पास की है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जब तक नीट यूजी 2024 परीक्षा के गोपनीयता के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तब तक पूरी परीक्षा और घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर गहरा शोक जताया है। मायावती ने तमिलनाडु सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने शनिवार को एक्स पर कहा है कि के आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार की शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर है। सरकार को अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह कल चेन्नई में आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवारजनों से मुलाकात करेगी। इस बीच बीएसपी की तरफ से अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में पूर्णमल्ली हाई रोड पर राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। I strongly condemn this incident. Is a national party state president. He is unable to survive because of the law and order situation in Tamil Nadu. The DMK government is totally failure to maintain the law and order situation. Because today the Armstrong is died, the Gundas are hacked to death him, and 10 days before, 65, almost 70 people died because of the illicit arak. So where is going, what they are doing? They, even Tamil Nadu Chief Minister is controlling his police department and Home Ministry is with him. He is unable to control the police, or he is unable to control the law and order situation. This is very strongly condemned. Rahul Gandhi is going to Hathras, but he don't know where to the Kallakurichi. He is not visiting the Kallakurichi. बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट करके संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हत्या में शामिल लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया, साथ ही दोषियों को कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाने का आदेश दिया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान में कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद ओम बिरला पहली बार कोटा पहुंचे। ऐसे में कोटा बूंदी के लोगों ने जगह जगह पर ओम बिरला का जमकर स्वागत किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार समेत विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करना होगा। हमारी कोशिश होगी कि राज्य और केंद्र मिलकर, क्योंकि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की, ये संयोग काफ़ी वर्षों बाद राजस्थान को मिला है और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से दोनों सरकारें मिलकर यहाँ की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर सकें और विकास के मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ साथ रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो सके ताकि नए नौजवानों को रोजगार मिल सके। दुनिया के देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरह की उत्सुकता है, आने वाले समय में इन सभी सेक्टरों के अंदर निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस मोदी जी के 30वें कार्यकाल मुझे आशा है कि देश नए कीर्तिमान हासिल करेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेन्नई के मुतुक्कड़ के CIBA में अधिकारियों और शोधकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मछली चारा तैयार करने की जगह केकड़ा पालन, झींगा और मछली हैचरी और अनुसंधान केंद्र सहित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शोधकर्ताओं को अपने संबोधन में भावी पीढ़ियों के लिए समुद्री जीवन की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है। आने वाली पीढ़ियां हमारी भी और जीव जंतुओं की भी सुरक्षित रहे, कि पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसकी कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लाखों लाख भाई और बहनों को रोजगार के नए अवसर मिलते रहें ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी, उनकी आजीविका चलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 8 और 9 जुलाई को रूस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों पर विस्तृत समीक्षा की संभावना है। वहीं रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। 41 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है, जो कि राजनयिक संबंधों की दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। भारत और रूस के बीच गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं और लगातार बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद दोनों देशों के संबंध दिन ब दिन प्रगाढ़ होते जा रहे हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 9 जुलाई को मॉस्को में होंगे। इस दौरान दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा तथा पारस्परिक हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. Honorable Prime Minister will depart Moscow for Vienna in the afternoon of 9 July. भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पारंपरिक सैन्य और ऊर्जा क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ी है। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का आह्वान भी किया। वहीं भारत अपनी रणनीति में रूस को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में महत्व देता आया है। India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to $60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे। बीते 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। India and Austria had also signed a comprehensive migration and mobility agreement in May last year, and both sides will continue to work closely to expand and explore new areas of bilateral partnership. The visit, we are confident, will allow us to discuss various areas of importance in bilateral engagement, as also issues of regional and global importance of mutual interest, and help broaden the scope of our partnership. प्रधानमंत्री का रूस और ऑस्ट्रिया दौरा वैश्विक स्तर पर कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। और
ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। हाथरस के हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को आज हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी पुलिस ने कल देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया था। मधुकर दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहां पर हादसे के बाद से रुका हुआ था। हादसे के बाद मधुकर हाथरस से फरार होकर दिल्ली पहुंचा था। देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम था और पुलिस की एफआईआर में वो मुख्य आरोपी था। गौरतलब है कि देव प्रकाश मधुकर की हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। वह भोले बाबा का खास आदमी बताया जा रहा है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। फरार होने के कारण देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की इस अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 5 स्थानों पर मलबा गिरने के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH107 बाधित हो गया है। इस वजह से कई यात्री और स्थानीय लोग फंस गए हैं। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद चमोली, भनेर पानी, पुराना नगर पंचायत, पीपलकोटी, कंचनगंगा, छिनका, पागलनाला व हेंगल के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को उनके अदम्य साहस के लिए 5 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्जेंट सफ़ी उल्लाह कादरी को मरणोपरांत, SP मोहन लाल, SI अमित रैना, SI फिरोज अहमद और जम्मू कश्मीर पुलिस के CT वरुण सिंह को असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इसके अलावा राजौरी के BDC सदस्य पुरुषोत्तम कुमार को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के DGP ने इन वीर जवानों के साहस और बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें और उनके परिवार को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। राष्ट्रपति ने 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत सेना और पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। इस अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह व अन्य संसद सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को लोकसभा सचिवालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन परिचय पर आधारित एक पुस्तिका भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है, अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो भी शेयर किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए। युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन 3 मूलभूत चिंतन से जुड़ी
धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर कहा है, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। देश की एकता व अखंडता के लिए संघर्ष करने की जब जब बात आएगी, डॉक्टर मुखर्जी जी जरूर याद आएंगे। चाहे बंगाल को देश का हिस्सा बनाए रखने के लिए उनका संघर्ष हो या एक निशान एक प्रधान एक विधान के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान देना हो। देश की अखंडता के उनके अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। जनसंघ की स्थापना से देश को वैचारिक विकल्प प्रदान करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी राष्ट्र प्रथम के पथ पर चिरकाल तक दिग्दर्शक रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि हमारे प्रेरणा स्रोत एवं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मैं उन्हें स्मरण करते हुए नमन करता हूं। वे एक महान चिंतक, विचारक एवं प्रखर राष्ट्रभक्त थे। भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह देश उनके बलिदान को न भूला है, न कभी भूलेगा। महान राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जन्म जयंती पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत गौतम समेत दिल्ली भाजपा के कई नेता और सांसद मौजूद रहे। भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी पुत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने समता स्थल जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बाबू जगजीवन राम एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ संविधान सभा के सदस्य भी थे। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। प्रचंड के गठबंधन सरकार के दो घटक दल सीपीएन यूएमएल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस सियासी घमासान के बीच 12 जुलाई को प्रधानमंत्री प्रचंड को सदन में बहुमत परीक्षण का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री प्रचंड प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। उन्होंने संसद सचिवालय को एक पत्र भेजकर मतदान की व्यवस्था करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 12 जुलाई को विश्वास मत हासिल करने में विफल रहते हैं तो उनका इस्तीफा देना लगभग तय है। वहीं प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को समर्थन देने का फैसला किया है। समाचारों के संग में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर।
देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है और शुरू किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच होगी, आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे, रोकथाम के लिए परामर्श दिया जाएगा। इसमें आपका सहयोग भी जरूरी है, इसलिए शादी के समय और गर्भधारण के बाद अपनी सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर करवाइए। साथ ही साथ अगर आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो तो निकट के स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या विशेष अभियान शिविरों में जाकर सिकल सेल एनीमिया की जांच अवश्य कराएं। सिकल सेल एनीमिया मुक्त समृद्ध भारत बनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।